हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं। और लोक प्रशासन के अंतर्गत मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में यूनिट 7 से अस्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका से अवगत कराया था। पिछले वीडियो में मैंने यूनिट 7 पूरा किया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट 8 से भारतीय प्रशासन का विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका यूनिट 8 में दिया गया है और यह अंतिम टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है कि भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ है। तो भारतीय प्रशासन के विकास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय प्रशासन, दूसरा है मध्यकालीन प्रशासन, तीसरा है आधुनिक भारतीय प्रशासन। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को प्राचीन भारतीय प्रशासन से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, जानते हैं कि प्राचीन भारतीय प्रशासन क्या था, या भारतीय प्रशासन का विकास हुआ है तो किस आधार पर विकास हुआ है। प्राचीन भारतीय प्रशासन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो राजा थे वह मनु थे। मनु ही राजा थे। ये पहले राजा होते हैं मनु। और मनु की कई पीढ़ियां चली आ रही हैं। वर्तमान में जो चल रही है पीढ़ी वह वैवस्वत मनु की चल रही है। वर्तमान में पीढ़ी जो चल रही है, और इसके पहले जो मनु थे वह स्वयंभू मनु थे। और यह सातवीं पीढ़ी है मनु का, जिसको हम वैवस्वत मनु कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले मनु ही राजा हुए हैं। विभिन्न वेदों में ये विभिन्न उपनिषदों में, विभिन्न पुराणों में ऐसा ये उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी पर मनु ही सर्वप्रथम राजा थे। तो मनु ने अपने शासन प्रशासन के लिए जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, उन सभी कानूनों को, सभी नियमों को, सभी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था वगैरह विभिन्न जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को हम मनुस्मृति में देख सकते हैं। उनका संकलन हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। तो जो मनुस्मृति है यही भारतीय प्रशासन का आधारशिला है। मनुस्मृति को हम भारतीय प्रशासन का आधारशिला मान सकते हैं। और इसीलिए मनु को भारतीय प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। भारतीय प्रशासन का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मनु ने ही प्रशासन का विकास किया, प्रशासनिक संरचनाओं का विकास किया, प्रशासनिक पदों का विकास किया वगैरह। विभिन्न प्रशासन के संबंधी जितने भी कार्य होते हैं सब मनु के द्वारा सृजित किए गए, और मनु ने ही प्रशासनिक व्यवस्था भारत को दी। मनु ने सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए अनेक नियम बनाए, उपनियम बनाए। जैसे सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए मनु ने इस समाज को 4 वर्णों में बांटा है। सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में बांटा है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ये 4 वर्ण थे। ये 4 जातियां नहीं थी, 4 वर्ण थे। यानी कि ब्राह्मणों का कार्य क्या था? यज्ञ कराना, अध्ययन कराना, पूजा पाठ कराना वगैरह। यानी कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराना, लोगों को शिक्षित देना, लोगों को सत्य असत्य, उचित अनुचित का ज्ञान कराना, ये सब ब्राह्मणों का कर्तव्य था। ब्राह्मणों को सौंपा गया था। जो व्यक्ति ज्ञानी थे वह ब्राह्मण कहलाए थे। इसी तरह से देश की सुरक्षा का कार्य, समाज की रक्षा का कार्य और शासन प्रशासन का कार्य, यह सब किसको सौंपा गया? यह क्षत्रिय वर्ग को सौंपा गया, जिनके अंदर साहस हो, जिनके अंदर त्याग की भावना हो, जिनके अंदर बलिदान की भावना हो, इत्यादि विभिन्न गुणों से जो विभूषित होते थे उनको क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। इसी तरह से व्यापार संबंधी कार्य, उत्पादन संबंधी कार्य, ये सब कार्य किस में रखा गया? ये सब वैश्य वर्ण में रखा गया। इसी तरह से विभिन्न वर्णों की सेवा करने का कार्य, यानी कि श्रम करने का कार्य किसको सौंपा गया? शूद्रों को सौंपा गया। जिनमें ये सब गुण न हो
तो वह श्रम के आधार पर जी सकते हैं, श्रम के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमारे सामाजिक व्यवस्था के 4 स्तंभ थे, राज्य व्यवस्था के 4 स्तंभ थे। हम मनुस्मृति में इस वर्ण व्यवस्था को देख सकते हैं। तो प्लेटो के रिपब्लिक में भी हम देख सकते हैं, प्लेटो ने रिपब्लिक में जो व्यवस्थाएं बनाई, 3 व्यवस्थाएं बनाई। एक था शासक वर्ग, दूसरा था शासित वर्ग, एक था शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ये 3 व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं हमें प्लेटो के रिपब्लिक में। ये प्लेटो की रिपब्लिक है। इसी तरह से हम बौद्ध ग्रंथ में भी देख सकते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ का जो त्रिपिटक है, उस त्रिपिटक ग्रंथ में हम देख सकते हैं भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। पहला है ब्राह्मण वर्ग, दूसरा है खटिया वर्ग और तीसरा है वेश्या और चौथा है सुड्डा। इन 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में मिलता है। इसका उल्लेख किसमें है? त्रिपिटक में है। तो इसी तरह से मनु ने राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। मनु ने राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उसने राज्य को 7 वर्गों में राज्य के 7 अंग बताए हैं। राज्य के 7 अंग बताए हैं। पहला अंग है स्वामी, या उसको हम राजा कहते हैं। पहला अंग स्वामी, या इसको हम राजा कहते हैं, राजा। और दूसरा है अमात्य, जिसको हम मंत्री कहते हैं, और तीसरा है जनपद, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं। चौथा है दुर्ग, इसको हम किला कहते हैं। पांचवा है दंड, इसको हम न्याय व्यवस्था कहते हैं, न्याय व्यवस्था। और छठा है कोष, यानी कि खजाना। कोष का मतलब यहां खजाना से है। सातवां है मित्र, इसका मतलब हितैषी लोगों से है, जो राज्य के हितैषी हों, राजा के हितैषी व्यक्ति ही मित्र होता है। तो मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। पहला है स्वामी, यानी कि राजा। यह राजा यानी कि जो सर्वोच्च शिखर पर होता है वह राजा होता है, और राजा के अधीन विभिन्न पदाधिकारी कार्य करते हैं। मनुस्मृति में राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और मनुस्मृति को आधार मानकर कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। जो हम मनुस्मृति में देख सकते हैं, वही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देख सकते हैं। कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंग बताए हैं, और मनु ने भी राजा के कार्यों का उल्लेख किया है, राज्य के अंगों का उल्लेख किया है, मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख किया है, मंत्री परिषद के बारे में मनु ने बताया है, और मंडल सिद्धांत के बारे में बताया है, इत्यादि विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है। तो अमात्य का मतलब मंत्री के बिना राजा कार्य नहीं कर सकता है। जिस तरह से वर्तमान समय में देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्री परिषद होती है, तो मंत्री परिषद के अभाव में प्रधानमंत्री कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह से राजा भी मंत्री परिषद के अभाव में कार्य नहीं कर सकता था। और जनपद यानी कि राष्ट्र, एक भूभाग में बसे हुए जितने भी निवासी हैं, जितने भी नागरिक होते थे, वह सब राष्ट्र के नागरिक होते थे, वह जनपद के नागरिक होते थे। और जिस जनपद का निर्माण होता था वह छोटे छोटे गांवों को मिलाकर होता था। इसी तरह से दुर्ग यानी कि जो राजा का किला होता था, वह किला इतना बड़ा होता था कि उसमें हजारों लोग निवास कर सकते हों। उसमें करीब लंबे समय तक रहने के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, यानी कि इतना वहां पर भंडार हो सके, जिससे कोई व्यक्ति लंबे समय तक उस दुर्ग में रह सके, बिना दुर्ग के बाहर निकले लंबे समय तक रह सके। इसी तरह से दंड न्याय व्यवस्था का प्रतिपादन मनु ने किया है, उसको हम मनु की दंड व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत जानते हैं। इसी तरह से मनु का कहना है कि सरकार को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए हमें कोष की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है।
तो कोष भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। कोष के अभाव में हम राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मित्रों के बारे में मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है कि मित्र जो होते हैं वह राज्य के हितैषी होते हैं और संकट के समय वह राज्य की सहायता करते हैं। तो मित्र जो होते हैं यह राजा के हितैषी होते हैं। तो राजा के विभिन्न मित्र भी होने चाहिए, राजा के विभिन्न मित्र भी होने चाहिए। तो इस तरह से मनुस्मृति में इस राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, राज्य की 7 अंगों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में राजा को दैवी अंश माना गया है। जो राजा है यह इस राजा के अंतर्गत 8 देवताओं का वास है, 8 देवताओं का वास होता है और 8 देवताओं को मिलाकर यानी कि 8 देवताओं के अंश से ही राजा की उत्पत्ति की गई है, राजा का सृजन किया गया है। वह 8 देवता कौन है? इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर। इन 8 देवों के अंश से राजा की उत्पत्ति मानी गई है। और इसी तरह से मनुस्मृति में राजा को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है और मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं बताई गई है। मंत्रियों की संख्या विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से बताई गई है, चाहे वह शुक्र हो, चाहे वह आचार्य शुक्र हो, चाहे वह आचार्य भीष्म हो या कौटिल्य हो या मनु हो। इन्होंने निश्चित संख्या नहीं बताई है। मनु ने कहा है कि 7-8 मंत्री पर्याप्त होंगे, मनु ने कहा है 7-8 मंत्री पर्याप्त होंगे और कौटिल्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या बताते हैं 12 से 18। इस तरह से कोई निश्चित नहीं बताई गई है, लेकिन यह कहा गया है कि मंत्री उतने होने चाहिए जितने विभाग होने चाहिए और सभी विभागों का प्रशासन कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। तो मनुस्मृति में जो हमें व्यवस्था मिलती है वह पूर्ण रूप से राजतंत्री मिलती है। मनुस्मृति में जो शासन की व्यवस्था मिलती है वह पूर्ण रूप से राजतंत्री मिलती है, लेकिन कहीं कहीं गणतंत्री शासन प्रणाली भी थी, कहीं कहीं गणतंत्री शासन प्रणाली भी थी। और मनुस्मृति में हमें सभा और समितियां, ये 2 संस्थाएं मिलती हैं, सभा और समितियां। सभा और दूसरा समिति, सभा और समिति। मनुस्मृति में सभा और समिति को प्रजापति की 2 संतान कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। यानी कि सभा जो होती थी वह समिति का निर्माण करती थी और समिति एक मुखिया का, सभा जो होती थी वह समिति का चुनाव करती थी और समिति जो होती थी वह एक मुखिया का चुनाव करती थी। इस तरह से सभा और समिति 2 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख हमें मनुस्मृति में मिलता है, जो कि गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का सूचक है। मनुस्मृति में शासन संरचना कई स्तरों पर विभाजित की गई है। जो गांव होता है वह गांव सबसे छोटी इकाई होता था, गांव सबसे छोटी इकाई होता था और ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। एक गांव का जो अधिकारी होता था वह ग्रामणी कहा जाता था। इस ग्रामणी या ग्रामिक इसका कार्य होता था कि गांव का शासन चलाना। शासन कैसे चलाना? गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और गांव से जो टैक्स और गांव वालों पे जो टैक्स लगाया जाता था, जो कर होता था, उस करों का संग्रह करना और अपने ऊपर के अधिकारी को देना। तो एक गांव पर एक अधिकारी होता था जिसको ग्रामणी कहा जाता था। इसी तरह से 10 ग्राम पर एक अधिकारी होता था जिसको हम दसपति कहते हैं, जो दसपति कहा जाता था। इसी तरह से 20 गांव पर एक अधिकारी होता था जिसको हम बीसती कहते थे। इसी तरह से 100 गांव पर एक अधिकारी होता था जिसको हम सती कहते हैं, जिसको सती कहा गया है। इसी तरह से 1000 ग्राम पर एक अधिकारी होता था जिसको सहस्त्रपति कहा जाता था, सहस्त्रपति कहा जाता था। और ये जितने सहस्त्रपति होते थे यह सब राजा के अधीन होते थे। इस तरह से हम मनुस्मृति में विकेंद्रीकरण शासन को देख सकते हैं कि मनुस्मृति में शासन का किस प्रकार से विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण तो था लेकिन पूर्ण रूप से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं विद्यमान होती हैं। यानी कि एक गांव के अधिकारी को ग्रामिक या ग्रामणी कहा जाता था, 10 गांव के अधिकारी को दसपति कहा जाता था, 20 गांव के अधिकारी को बीसती कहा जाता था, 100 ग्राम के अधिकारी को सती कहा जाता था, 1000 ग्राम के अधिकारी को सहस्त्रपति कहा जाता था। और यह जो सहस्त्रपति होता था यह राजा के अधीन होता था। राजा को संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। मनु ने राजा के कार्यों का वर्णन किया है, राजा के विविध कार्यों का वर्णन किया है। यानी कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, न्याय व्यवस्था बनाए रखने का कार्य,
और कानून बनाने का कार्य ये सब राजा के द्वारा किया जाता था। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका यह सब राजा के ही अधीन हुआ करता था और राजा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन विभिन्न कार्यों को संपादित करता था। उस समय जो हमारी न्याय व्यवस्था थी या शासन व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से धर्म पर आधारित थी। पूर्ण रूप से किस पर आधारित थी? धर्म पर आधारित थी, धर्म पर ही आधारित थी पूर्ण रूप से। यानी कि धर्म शास्त्र के अनुसार ही न्याय किया जाता था, धर्म शास्त्र के अनुसार ही कानून बनाए जाते थे। यानी कि पूर्ण रूप से धार्मिक शासन व्यवस्था का प्रचलन था। इसी तरह से हम ऋग वैदिक काल में भी देख सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में भी जो प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं या शासन व्यवस्था होती है वह बहुत कुछ मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ही होती है। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक इकाइयों के नाम विभिन्न थे, जिसमें कुल, ग्राम, विश। ऋग वैदिक काल में कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। जिस तरह से अरस्तु ने राज की उत्पत्ति का वर्णन किया है, अरस्तु के अनुसार राज की उत्पत्ति कैसे हुई कि स्त्री और पुरुष के मिलने से एक परिवार की उत्पत्ति होती है। परिवार का आकार बढ़ने लगता है और जब परिवार का आकार बढ़ने लगता है तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं एक छत के नीचे पूरी नहीं हो पाती हैं और परिणाम यह होता है कि वह अलग घर बना लेते हैं या अलग घर बनाने लगते हैं। जब अलग घर बनाने लगते हैं तो यही प्रक्रिया चलती होती है, यानी कि एक ही परिवार से विभिन्न परिवार हो जाते हैं, एक परिवार से विभिन्न परिवार हो जाते हैं। यानी कि एक परिवार से क्या बनता है? कुटुंब बनता है और कुटुंब जो होता है वह गांव में परिवर्तित हो जाता है। कुटुंब क्या होता है? वह गांव से परिवर्तित होता है और एक गांव से फिर कई गांव बन जाते हैं और कई गांव मिलने से राज्य की उत्पत्ति होती है। यह अरस्तु की थियरी है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद में भी यह कहा गया है कि सबसे पहले कुल बने। कुल का मतलब परिवार। सबसे पहले कुल बने, कुल से ग्राम बनता है, विभिन्न ग्रामों को मिलने से विश्व की उत्पत्ति होती है, विभिन्न विश्व की उत्पत्ति होने से जन की उत्पत्ति होती है, विभिन्न जनों की उत्पत्ति होने से राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि सबसे पहले कुल बने, कुल से ग्राम बना और विभिन्न ग्राम को मिलने से विश्व बना, विभिन्न विषयों के मिलने से जन बना और विभिन्न जनों के मिलने से राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो हमारे ऋग्वेद में भी, हमारे धर्म ग्रंथों में भी राज्य के विकास का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं राज्य के दैवी सिद्धांत का वर्णन किया गया है, लेकिन कहीं कहीं विकासवादी सिद्धांत को अपनाया गया है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में भी विभिन्न राजनीतिक इकाइयां होती थी। ग्राम होता था, कुल का मुखिया होता था, जो ग्राम का मुखिया होता था उसको ग्रामी बोला जाता था। और इसी तरह से 10 ग्रामों के अधिकारी को दशपति कहा जाता था और विभिन्न गांवों के अधिकारी को विशति कहा जाता था। यानी कि ये जो मनुस्मृति ने ये जो संरचना बताई, मनुस्मृति में ये जो संरचना दी गई है, यही संरचना ऋग्वेद में भी समाहित थी। और विभिन्न जनों के मुखिया को हम गोप कहते हैं। विभिन्न जनों के मुखिया को हम गोप कहते हैं। गोपों का वर्णन हम बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में देख सकते हैं। उसमें गोपों का उल्लेख मिलता है। गोप एक अधिकारी होता था, ये विभिन्न जनों का एक नेता होता था या वह एक तरह से छोटा राजा होता था, एक तरह से छोटा राजा या सामंत होता था, उसको हम गोप कहा करते थे। और हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक संरचनाएं बहुत कुछ मनुस्मृति से मिलती हैं। ऋग्वैदिक काल के पश्चात हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल। अब हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल होता है, इसमें प्रशासनिक संरचनाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है और मनु की जो वर्ण व्यवस्था होती है यह धीरे धीरे जन पर आधारित हो जाती है। पहले मनु की वर्ण व्यवस्था क्या थी कि वर्णों का ट्रांसफर हुआ करता था, यानी कि योग्यता के अनुसार वह वर्ण में जाता था। वह व्यक्ति योग्य होता था तो वह ब्राह्मण बन जाता था, क्षत्रिय बन जाता था, वैश्य बन जाता था, शूद्र बन जाता था, योग्यता के अनुसार। जिस तरह से वर्तमान समय में देखते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं के विभिन्न वर्ग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं।
तो जो जिसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वह डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है या फिर वह शिक्षक बन जाता है अपनी योग्यता के अनुसार। इसी तरह से जो मनु की वर्ण व्यवस्था होती है यह योग्यता अनुसार थी और वर्णों का ट्रांसफर होता था। यदि यदि वह सूर्य के घर पैदा होता था, यदि उसमें ब्राह्मण का गुण होता था तो वह ब्राह्मण वर्ण में चला जाता था। यानी कि यह एक तरह से कैटेगरी होती है, जिस तरह से वर्तमान में देख सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर वगैरह वगैरह, नेता वगैरह विभिन्न देखते हैं, विभिन्न कैटेगरी हम देख सकते हैं। यही कैटेगरी क्या थी? मनु की वर्ण व्यवस्था थी। यह जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मनु स्मृति में यह कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से शूद्र ही पैदा होते हैं, सभी व्यक्ति जन्म से शुद्ध ही पैदा होते हैं और वह अपने कर्मों के अनुसार वर्ण में ट्रांसफर होते हैं। वह अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं, शुद्ध बनते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था होती है यह धीरे धीरे जन्म आधारित होने लगती है। अब क्या होता है? धीरे धीरे जन्म आधारित होती है, यानी कि वंश की गणना अब जन्म के द्वारा की जाती थी, अब कर्म के द्वारा नहीं की जाती थी। और राजाओं का प्रशासन में सहायता करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि होती है और मंत्री परिषद के माध्यम से शासन किया जाता है और मंत्री परिषद के माध्यम से राजा शासन करता है। और शासन सुविधा के लिए प्रशासन को विभिन्न विभागों में विभक्त कर दिया गया था, जैसे वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, सेना विभाग इत्यादि। तो जो ऋग वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था होती है या उत्तर काल होता है, जो उत्तर वैदिक काल होता है वह करीब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व के पूर्व को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इस काल में राजा का जो पद होता है उत्तर वैदिक काल में वह वंशानुगत होने लगता है और राज्य का आकार बढ़ने लगता है, राज्य का विस्तार होने लगता है। पहला कि राजा का जो पद होता है वह वंशानुगत होने लगता है, राज्य का आकार बढ़ने लगता है, राज्य का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है और राजा को अब विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। राजा को हम सम्राट कहते हैं, एकराट कहते हैं और अधिराज कहते हैं। अधिराज, ये सब राजा के विभिन्न नाम हो जाते हैं, सम्राट के विभिन्न नाम हो जाते हैं। और जो राज्याभिषेक किया जाता है उसके लिए एक प्रथा विकसित हो जाती है, राजसूय यज्ञ, और राजसूय यज्ञ के माध्यम से राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है या राजा का राज्याभिषेक किया जाने लगता है। और इस राजसूय यज्ञ का उल्लेख हमें विभिन्न ग्रंथों में मिलता है, महाभारत में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और महाभारत में भी इस राजसूय यज्ञ का उल्लेख हमें मिलता है। और इसी तरह से राजा को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए, परामर्श देने के लिए 12 रत्नियों का व्यवस्था किया गया है, 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। 12 रत्न थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख किया गया है। यह 12 प्रकार के रत्नी जो होते हैं यह राजा के साथ होते हैं, राजा को सहायता देते हैं, परामर्श देते हैं, राजा के कार्यों को संपादित करते हैं। यह 12 रत्न कौन कौन होते हैं? पहला है सेनानी, जिसको यानी कि जो सेना का अध्यक्ष कहा जाता था, जो सेना का अध्यक्ष होता था उसको हम सेनापति कहते थे। तो पहला रत्न कौन होता था? सेनापति। दूसरा सूत, राजा का जो सारथी होता था उसको हम सूत कहा करते थे। इसी तरह से गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था, गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। तीसरा रत्न ग्रामणी होता था। चौथा रत्न भागदूत, इसको हम भागदूत कहते हैं। और भागदूत जो होता था विभिन्न कर को संग्रह करता था, कर का संग्रहकर्ता जो होता था उसको भागदूत कहा जाता था। पांचवा होता है संग्रहिता, ये जो कोषाध्यक्ष होता था इसको संग्रहिता कहा जाता था। छठा होता था छता, यानी कि प्रतिहारी, जो रक्षा का कार्य करता था, महल की रक्षा का कार्य करता था, लोगों की रक्षा का कार्य करता था, उसको छता कहा जाता है। और सातवां था गोविकर्तन, यानी कि जो जंगल विभाग का प्रमुख होता था, जो वन विभाग का अधिकारी होता था उसको गोविकर्तन कहा जाता था। और इसी तरह से आठवां जो रत्न था वह पालागल, आठवां जो रत्न था उसको हम पालागल कहते हैं। और पालागल का कार्य होता था संदेश देने वाला, यानी कि राजा को विभिन्न माध्यमों से संदेश पहुंचाता था, विभिन्न राज्यों का संदेश देता था, तो संदेश देने वाले व्यक्ति को पालागल कहा जाता था। इसी तरह से मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। 9वां रत्न कौन होता था? महिषी, और मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था।
और 10वां रत्न था पुरोहित। 10वां रत्न जो था पुरोहित, यानी कि जो धार्मिक कार्यों को संपादित करता था, जो राजा का कुल गुरु होता था, उसको पुरोहित कहा जाता था। और इस पुरोहित के दिशा निर्देशानुसार राजा सभी धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता था। 11वां रत्न था युवराज, यानी कि राजा का लड़का जिसको युवराज बनाया जाता था, वह उत्तराधिकारी होता था, वह राज का उत्तराधिकारी होता था, उसको युवराज कहा जाता था। राजकुमार को प्रायः युवराज कहा जाता था। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण में जो 12वें रत्न का उल्लेख किया गया है, जो 12वें रत्न का उल्लेख किया गया है, वह है अच्छा बाप। अच्छा बाप यानी कि पासे के खेल में राजा का साथ देने वाला। जो पासा होता था उसमें जुआ होता था, और राजा जुआ में बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे, तो राजा का जो साथ देता था, जो पासा फेंकता था, उसको अच्छा बाप करते थे। तो इस तरह से हम राजा के विभिन्न पदाधिकारियों को देख सकते हैं। राजा विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से अपने राज्य का संचालन करता था, राज्य का शासन करता था। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मौर्यकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन और राजपूत कालीन प्रशासन। यह सब प्रशासन प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का हिस्सा, जैसे कि मौर्यकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, राजपूत कालीन प्रशासन के बारे में अवगत कराऊंगा कि इन विभिन्न कालों में, यानी कि 1200 ईस्वी तक विभिन्न राजाओं के द्वारा, विभिन्न वंशों के द्वारा जो शासन किया गया है, उन विभिन्न वंशों के शासन प्रशासन से अवगत कराऊंगा कि उनके समय प्रशासन का स्वरूप क्या था, प्रशासन की संरचना क्या थी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।